तो क्या सच में 6 महीने बाद मोदी जी की कुर्सी चली जाएगी? और इसके पीछे कौन है? और वो ऐसा आखिर क्या करेंगे कि ठीक 6 महीने बाद मोदी जी की कुर्सी जाने वाली? आज इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे, समझेंगे डिटेल में। तो आइए शुरू करते हैं। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। तो अब आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि इस मुद्दे पर बात करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है ना? तो वो इसलिए करना पड़ेगी क्योंकि अभी बिहार में एक चुनावी सभा में विपक्ष के एक सबसे बड़े नेता, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने पूरे इंडिया अलायंस के साथ मिलकर पब्लिकली ये स्टेटमेंट दिया है कि 6 महीने बाद मोदी जी की कुर्सी चली जाएगी, और बिल्कुल दावा कर रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ तो एक दूसरे को एलिगेशंस करती हैं और अपने अपने दावे करती हैं, इसमें कौन सी नई बात है। वो भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन जाएगी, लेकिन ज़रा सोचिए कि असेंबली इलेक्शन अब 29 में होने वाले हैं, ठीक है ना? तो फिर 6 महीने बाद ऐसा क्या होने वाला है, या इनका दावा है तो वो किस आधार पर है? तो अब इस पर बात करने की ज़रूरत है। और आप सोच रहे होंगे कि ये तो बेवकूफ़ लोग हैं या पगला गए हैं, सत्ता की लालच में कुछ भी बके जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों में भी ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो वो क्या हुआ है, किनके थ्रू हुआ है, किस तरह से हुआ है, उसको एक बार समझिए प्लीज़। देखिए, बिना इलेक्शन के सरकार बदलना मतलब सीधा इशारा है तख्ता पलट की तरफ, जो कि अभी रिसेंटली बांग्लादेश में हुआ था। और ये होता है, लेकिन क्या हमारे देश के विपक्षी नेताओं में इतना दम है, इतना कुव्वत है, या ऐसी कोई प्लानिंग है कि वो ऐसा कुछ माहौल क्रिएट कर देंगे और सब कुछ हो जाएगा और तख्ता पलट कर देंगे? तो मेरा जवाब है कि नहीं। लेकिन विदेशी मदद से ये हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली जो बांग्लादेश में हुआ वो भी कोई लोकल लोगों में इतना दम नहीं था, क्योंकि वहाँ पर अमेरिका की डीप स्टेट के एजेंट्स एक्टिव हुए और उन्होंने स्टूडेंट्स के माध्यम से एक ऐसा कैंपेन चलाया। और वो कैंपेन कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस को लेके एक नाम से हुआ, लेकिन बाद में वो इस्लामिक स्टेट की तरफ बढ़ गया। और वहाँ गैर मुस्लिमों के साथ क्या क्या हुआ आप लोगों ने, सभी ने, हमने देखा है। तो ये है एक एजेंडा, क्योंकि अमेरिका की एक पॉलिसी ही होती है कि जो भी उसके कॉम्पिटिटर कंट्रीज़ हैं, उसके पड़ोसी देशों में या उसके अंदर अपने कुछ एजेंट्स को बिठा करके उसको एनी टाइम पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज करने का प्लान उनके पास हमेशा से रहता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर विपक्ष के लोग क्या सभी मिले हुए हैं, और उसका क्या सबूत है? तो सबूत भी आप लोगों ने देखे हैं कि अभी पिछले समय में ये जो अडानी की कंपनी को लेके जो र्यूमर्स उड़ाए थे, राहुल गांधी ने उड़ाए थे, उसके बाद वो उनका कनेक्शन जॉर्ज सोरोस के साथ निकला। और जॉर्ज सोरोस की कंपनी जो थी, अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उसने ये अमेरिका में फेक न्यूज़ र्यूमर्स फैलाए थे। हालांकि वहाँ अमेरिका में ही कोर्ट में ये केस चला और वो फेक र्यूमर्स निकले, फेक खबर नहीं निकली, तो उन पर ही, वो जॉर्ज सोरोस पर ही एक्शन हो गया और उसके जो भी एजेंसी कंपनी पोर्टल थी वो बंद कर दिया गया। तो उस झूठी खबर को फैला करके यहाँ पर उन्होंने शेयर मार्केट में बहुत बड़ा डाउनफॉल लिया है। अब सोचिए, शेयर मार्केट को जानने वाले भी अच्छी तरह जानते होंगे कि अगर मुझे पता है कि अभी मैं यहाँ एक ख़बर फैलाऊँगा, मीडिया कवरेज होगा, सोशल मीडिया और पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये सब माहौल बन जाएगा, तो सीधा सीधा फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो पर्टिकुलर कंपनी के शेयर कम से कम 1000 पॉइंट डाउन होने वाले हैं, ठीक है? तो मैं उसको पहले एडवांस में शॉर्ट सेल में इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, और मिनिमम 500 पॉइंट पे, क्योंकि कम से कम उतना तो डाउनफॉल जाना ही, चाहे जितना भी आप उसको कवर अप कर लें, उसको हैंडल करने की कोशिश कर लें, माहौल को ठीक करने की, लेकिन 500 पॉइंट तक तो गिरेगा और गिरा भी, ठीक है? ये एग्जांपल दिया मैंने पॉइंट्स का, वो एग्जैक्ट कितना है ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो उस समय सोच लीजिए कि इन करप्ट नेताओं ने कितने करोड़ों अरबों कमाए हैं, और गंवाए किसने? जो हमारे देश के छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर मार्केट में अपना इन्वेस्ट करते हैं कि हमारी कुछ पूंजी बढ़ेगी, कुछ बिजनेस लेवल पे करते हैं, तो उनको सीधा सीधा नुकसान पहुंचाया। और इन लोगों ने एक अमेरिकी एजेंसी के साथ मिलकर के देश के लोगों का पैसा लूटा और खुद वहाँ इन्वेस्ट करके
और ख़ुद करोड़ों रुपए कमा लिए। तो ये एक छोटा सा सबूत मैंने पेश किया कि किस तरह हमारे यहाँ के नेता अमेरिका की डीप स्टेट के साथ मिल कर के हमारे देश के लोगों को ही नुकसान पहुँचाते हैं। तो फिर इसकी संभावना क्यों नहीं है कि अमेरिका की वही डीप स्टेट जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में जब चाहे जब तख्ता पलट करती आई है और आप लोगों ने हमने सबने अपनी आँखों से देखा है, तो फिर यहाँ पर भी क्या वही प्लानिंग हो रही है? और अगर हो रही है तो ये क्या सक्सेसफुल हो सकती है और वो इसको किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं? क्यों इस पर चर्चा करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप हम सब अवेयर रहें, इनके फेक नैरेटिव, फेक एजेंडे से हम बचें। क्योंकि ये कहीं ना कहीं 6 महीने में कुर्सी से उतारने वाली जो गारंटी, जो दावा है, इसकी तरफ मुझे तो बड़ी आशंका है कि ये पूरा देश के माहौल को, वो चाहे वोट चोरी के मुद्दे पर हो या जाति गणना के मुद्दे पर हो या घुसपैठियों के मुद्दे पर हो, वो इन सभी ताकतों को इकट्ठा करके, जो जातिवाद में फंसे लोग हैं उनको इकट्ठा कर सकते हैं भड़का करके, और जो घुसपैठियों के समर्थक है या घुसपैठी है उनकी लॉबी बना सकते हैं, और कहीं ना कहीं देश में एक अराजक माहौल, दंगा फसाद, ये सब करने की कोशिश करेंगे। तो इनके फेक एजेंडे, फेक नरेशन से हमको बचना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिनको लेकर ये बिल्कुल आग लगा सकते हैं, भड़का सकते हैं, लोगों को सड़कों पर उतार सकते हैं। तो पहला ये जो कोशिश कर रहे हैं अभी वोट चोरी की, ये मुद्दा तो मुझे सुनकर ही हंसी आती है। ज़रा सोचिए कि आपने अगर कोई कंप्लेंट की कि हाँ हमारे एरिया में वोट चोरी है या धांधली हुई है, तो आप जांच करिए, आपकी सुनवाई हो गई, आदेश दे दिया, तो ठीक है, एक्शन क्या होगा? वोटर लिस्ट की फिर से जांच होगी, जितने बोगस वोट है क्रॉस चेक में मिलेंगे वो सब काट दिए जाएंगे, और वाकई में इस चेकिंग में लाखों नाम ऐसे निकले जो लोग इस दुनिया में है ही नहीं या फिर उस एरिया में नहीं है, जा चुके हैं, और उनके नाम पर कंटिन्यू वोटिंग हो रही है। तो ये बोगस वोटिंग हो ही रही थी, आपने आवाज़ उठाई, एक्शन हुआ, जांच हुई, और ये सब प्रोसेस टाइम टू टाइम होती है। लेकिन अभी जैसे सामने इलेक्शन था बिहार का, तो बिहार में हो गई, और मैं तो चाहता हूँ पूरे देश में होनी चाहिए। लेकिन अब एक्शन होने के बाद फिर वही कि वोट चोरी, तो ये तो मेरे ख्याल से इनका मुद्दा इतना काम नहीं कर पाएगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये इसी मुद्दे पर रहे ताकि वो अराजक माहौल इस मुद्दे से तो नहीं बनने वाला। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे की। दूसरा मुद्दा इनके पास है जातिवाद। जी हाँ, ये विपक्ष का एक सबसे बड़ा मुद्दा है इनकी राजनीति का। ये हमेशा देखना है ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी और वो क्या क्या वो शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं, यादव, मुस्लिम और जाट, ये वो पता नहीं, बस जातिवाद के अलावा इनके पास और कोई मुद्दा नहीं होता। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि भारत के नागरिक को सिर्फ एक भारत का नागरिक माने और सबके लिए एक समान कुछ व्यवस्था की बात करें। ये बिल्कुल, ये हमेशा से जातिवाद की आग लगाते रहें। और आप मानेंगे कि, और इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि ये जातिवाद आया कहाँ से है। एक्चुअल में जातिवाद आया है मुग़लों से, क्योंकि हमारी एकता, अखंडता के चलते मुग़ल 500 सालों तक हमारे देश में घुस भी नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्होंने व्यापारी और शरणार्थी बनकर हमारे देश में पहले घुसे, यहाँ की व्यवस्था को समझा और फिर एक दूसरे के खिलाफ कम्युनिटी को भड़काना शुरू किया, ऊंच नीच का भाव पैदा किया, और फिर 2 धड़ों में बांट के, एक धड़े को साथ में लेकर के, और फिर हम कुछ रियासतों पे हमले करना शुरू किए, और फिर धीरे धीरे ये घुसने लगे। अब ये तो हुई मुग़लों की बात, यहाँ से इन्होंने शुरू किया था उनके फ़ायदे के लिए। इनके बाद आए अंग्रेज़। अंग्रेज़ों ने भी इनकी हिस्ट्री को स्टडी किया और पूरी व्यवस्था को समझा। उन्होंने भी देखा कि ये जातिवाद ही है जो इनको तोड़ के रख सकता है। तो फिर अंग्रेज़ों ने ही ये सेंसस वगैरह शुरू किए, जातीय जनगणना, ठीक है ना, 1931 में ही हो चुकी थी, सॉरी 1800 में भी हो चुकी है जातीय जनगणना, 31 में भी हुई, फिर वो कंटिन्यू ये लोग करते रहे, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से सिस्टम जान चुके थे कि यहाँ पर इनको तोड़ के रखो, फूट डालो, राज करो, इनको आपस में लड़ा के रखो। और बदकिस्मती से फिर आज़ादी के बाद जो सरकार हैंडओवर हुई उसने भी इस सिस्टम को आगे ही बढ़ाया, क्योंकि वो भी यही चाहते थे कि ये लोग आपस में उलझे रहें, लड़ते रहें, बेसिक डेवलपमेंट्स और अपने राइट्स पे कभी ध्यान नहीं जाए, और ये लोग खूब करोड़ों अरबों कमाते रहें। तो ये मुद्दा है, ये है थोड़ा दमदार,
लेकिन अब जिस तरह से जागरूकता आ रही है लोगों में, मैं नहीं मानता कि ये बहुत ज़्यादा काम करेगा। कुछ एरिया में करेगा ज़रूर, ये थोड़ा सा प्राइमरी तो नहीं पर सेकेंडरी तौर पर इफ़ेक्टिव हो सकता है अराजकता फैलाने के लिए। अब बात करेंगे हम तीसरे मुद्दे की। अब तीसरा और सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि मेरे लिए प्राइमरी स्टेज का खतरा लगता है, और वो है घुसपैठ और घुसपैठियों का समर्थन। घुसपैठियों के खिलाफ जो अभी कार्रवाई चल रही है, उसको ये लोग मुसलमान के खिलाफ कार्रवाई बताने में लगे हुए हैं। और ये लोग पहले ही ऐसा माहौल बनाते रहे कि मुस्लिम इस देश में ख़तरे में हैं, मुसलमान के खिलाफ है मोदी सरकार, और ये सब माहौल के पीछे ये पहले ही पड़े रहे। तभी घुसपैठियों पे जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, तो ये अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं पूरे मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। जबकि भारतीय मुसलमान का इन घुसपैठियों से कोई लेना देना होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो अवैध रूप से आए हैं और आप ही के अधिकारों पर अपना अधिकार जमा रहे हैं और आपका ही हक मार रहे हैं। लेकिन ये चूँकि मुसलमान बेचारे, उनको हमेशा से नेताओं ने, मौलानाओं ने और इन मदरसा वालों ने हमेशा से इनको ऐसी शिक्षा दे रखी है, इनके दिमाग में ऐसा एक फितूर डाल रखा है, बचपन से मदरसे में भेज देते हैं तो उनके दिमागों में ऐसा फितूर डाल दिया जाता है कि ये जो कुछ है सब इस्लाम के हिसाब से है। जबकि एक्चुअल में ये सब जो इनके नेता और खलीफा और मौलाना है, ये सब इनके करोड़ों रुपए से, अरबों रुपए से इनकी जेबें भरने का एक सिस्टम है। काश कि मेरे मुसलमान भाई समझ जाए। हालांकि भारत के मुसलमान, ओरिजिनली मैं उनको मुसलमान नहीं मानता, अपना भाई मानता हूँ। वो बेचारे कन्वर्टेड है, अरबों की ग़ुलामी में रहे, तो उस क्रूअल कन्वर्जन पर मैं एक वीडियो बनाऊँगा। तो उनके साथ तो मेरी सहानुभूति है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये लोग समझे कभी। लेकिन अभी फ़िलहाल स्थिति ऐसी है कि ये लोग मदरसा की एजुकेशन 5 से 10 साल की उम्र से इनके दिमाग में भर दी जाती है, तो ये पूरी तरह से एक कट्टर विचारधारा में हो जाते हैं। और इनको ये सब बताया जाता है, जो भी इनकी पॉलिसी इनके दिमाग में ऊपर वाले के नाम से बोल कर डाली जाती है कि ऊपर वाले ने ऐसा बोला, ये करना ज़रूरी है, ये हराम है, ये हलाल है, ये मकसद है हमारा, और तुमको तो क्या बोलते हैं, जहालत में और गुर्बत में जीना है, संघर्ष से, खुशियाँ तो मरने के बाद मिलेगी। तो सोचिए, ऐसे वोटर तो हर करप्ट नेता चाहेगा ना। ऐसा वोटर कौन नहीं चाहेगा, जिसको बचपन से सिखा दिया कि आपको डेवलपमेंट, रिसर्च, मॉडर्नाइजेशन, अपडेशन, ये सब टेक्नोलॉजी, इससे कोई मतलब नहीं। आपको तो संघर्ष में जीना है, परेशानियां उठाना है, और हम जब बोले आदेश दें तो जिहाद के नाम पे दंगा फसाद करना है। ऐसे वोटर तो हर करप्ट नेता चाहता है कि वो वर्ल्ड बैंक से इनके नाम पे करोड़ों अरबों खरबों रुपया लेते रहें और इन पे खर्च तो कुछ करना ही नहीं है। तो इसलिए ये लोग मुसलमानों को बहुत अच्छा टारगेट बना सकते हैं। और इन घुसपैठियों वाले मुद्दे पर मुझे जहाँ तक आशंका है कि ये माहौल ख़राब करने की इनकी प्लानिंग आगे हो सकती है। तो मेरे जितने मुस्लिम भाई सुन रहे हैं, तो प्लीज़ अभी भी जाग जाइए। मदरसाओं में जो आपको कट्टर शिक्षा दी जाती है, वो आपको सिर्फ ग़ुलाम बनाने के लिए दी जाती है। मैं अल्लाह की इज़्ज़त में भी करता हूँ, आप कुरान को घर में लाकर पढ़िए, ट्रांसलेशन के साथ पढ़िए, कसम से आप डायरेक्ट उनसे जुड़ पाओगे। मदरसे जाना बंद कर दीजिए। लेकिन अभी तो सब मदरसा छाप है, तो उनकी बातों में आएंगे और कुछ न कुछ घटनाएं हो सकती है। तो ये जो तीसरा मुद्दा है, तीसरा और जो दूसरे नंबर का मुद्दा था जातिवाद, ये दोनों का गठजोड़ मिला करके मेरे हिसाब से कहीं न कहीं आने वाले 6 महीनों में और अमेरिकी डीप स्टेट के कुछ सीक्रेट प्लानिंग के तहत ये कुछ करने की योजना इनकी हो सकती है। तो सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जितने भी ये जो विपक्षी नेता हैं, जिन्होंने 6 महीने में इल्लीगली तख्ता पलट जैसी चीज़ की संभावना जताई है, इनके नैरेटिव, इनकी बातों में बिल्कुल मत आइए, क्योंकि उनका उद्देश्य देश का भला करना कुछ नहीं है। ये सिर्फ विदेशियों को फ़ायदा करते हैं और हमारे देश में हमको ही नुकसान पहुंचा कर खुद करोड़ों अरबों कमा लेते हैं और विदेशी लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो प्लीज़ इन लोगों से दूर रहिएगा। द क्रूअल कन्वर्जन इन इंडिया, जी हाँ, इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो बनाने का काम कर रहा हूँ।
तो अगर आपको ये वीडियो देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।